हाँ भाई, फर्स्ट ईयर हम बात कर रहे थे अपने रेडियोलेरियन के बारे में, है ना। तो रेडियोलेरियन मतलब कौन होते हैं? रेडियोलेरियन कहते हैं संघ प्रोटोजोआ की जो वर्ग सार्कोडेना होता है, उस सार्कोडेना में एक गढ़ होता है जिसका नाम होता है रेडियोलेरिया। तो रेडियोलेरिया में जो कौन होते हैं? मेंबर्स, ठीक है, उन्हीं को हम बोलते हैं रेडियोलेरियन। ठीक, अब हम बाह्य बात करनी है इन्हीं मेंबर्स के ऊपर जो बाह्य कंकाल पाया जाता है उनके बारे में। तो बाह्य कंकाल, मैम ये अभी वाले हैं क्या? मैम बच्चे ज्यादा आए थे, इतने नहीं है। नहीं तो उनका तभी लेना ना। हाँ, क्योंकि बच्चे तो भी आएंगे चलो खैर कोई बात नहीं। हाँ ठीक है, तो रेडियोलेरियन के बारे में अब हमें बात करनी है। तो चलें फिर पहले देख लेते हैं रेडियोलेरियन होते क्या है, किस तरह से वो दिखते हैं। सर हिंदी मीडियम। देखिए यहाँ पे जो रेडियोलेरियन होते हैं क्लास, वो कुछ इस तरह से दिखते हैं। इनके शेल, इनके जो कवच होते हैं वो बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा कठोर होते हैं। और साथ में उनमें क्या उपस्थित होते हैं? छिद्र, मतलब पोर्स। आप पोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? छिद्र बोलते हैं, है ना। छिद्र उपस्थित होते हैं। और साथ में अगर मैं ये कहूं कि भाई इसका जो कवच है किसका बना होगा, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सिलिका के उसमें, है ना। तो इनका कवच बना होता है सिलिका का। ठीक है, सिलिका का तो बना ही होता है, साथ में बना होता है इनका स्ट्रोंशियम। स्ट्रोंशियम सल्फेट। ठीक है, मतलब इनका ये जो कवच होता है, इनका ये जो शेल है वो सिलिका का तो बना ही होता है, साथ में स्ट्रोंशियम सल्फेट का बना होता है। ये इतने सुंदर होते हैं देखने में, बहुत सुंदर। और ये जो रेडियोलेरियन होते हैं ना, ये ल्यूमिनस टाइप के एनिमल होते हैं, मतलब जो चमकते हैं ना, चमकने वाले जंतु जो होते हैं ये उसमें आते हैं। भाई चमकने वाले जंतु को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस एनिमल, है ना। तो ये रेडियोलेरियन जो होते हैं वो चमकने वाले जंतु होते हैं। ये कहाँ उपस्थित होंगे? ये उपस्थित होते हैं समुद्र, महासागर, महासागर मतलब ओशियन। ठीक है, तो जनरली ये देखने को मिलेंगे आपको प्रशांत महासागर या और भी किसी महासागर में। तो जब इनकी डेथ होती है, ठीक है, जब इनकी डेथ होती है तो ये जंतु हैं, ये समुद्र, ये जो समुद्र है या महासागर ओशियन, ठीक है, उसकी तली में बैठ जाते हैं। कहाँ बैठ जाते हैं? उसकी तली में एकदम, जैसे। और तली में यहाँ बैठकर जब एकदम सेटल डाउन हो जाते हैं तली में, तो बहुत लंबा एरिया ये लोग कवर कर लेते हैं। क्योंकि इनके कवच, मैंने बताया ना, ये इनके कवच कैसे होते हैं? बहुत हार्ड होते हैं और देखने में कैसे होंगे? बहुत सुंदर से चमकने वाले होंगे, क्योंकि भाई इनका ये जंतु ही चमक रहा है ना। तो उनके शेल भी जो होंगे स्ट्रोंशियम सल्फेट वगैरह कैसे हो जाते हैं? थोड़े चमकने बहुत सुंदर से लगने लगते हैं ये। ठीक है, तो ये जो नीचे बैठ जाते हैं तली में, इस और बनाते हैं आपका
ओशियन ऊज। क्या बनाते हैं? ओशियन ऊज का निर्माण करते हैं। अगर ये सारे के सारे एक साथ बैठ चुके हैं एक तली में, है ना, तो हम उस तरह की जो भी भैया पहाड़ी या कुछ भी आप सोच रहे हैं मन में, कोई तो भाई बना ही रहे होंगे ना आप इमेज, तो उसे हम बोलते हैं ओशियन ऊज। क्या बोलते हैं उसे हम? ओशियन ऊज। आप जनरली देखेंगे प्रशांत महासागर में बहुत लंबा इसने एरिया कवर किया हुआ है इनके इस शेल्स ने, ठीक है, क्योंकि और उन्होंने क्या बनाया हुआ है? ओशियन ऊज बनाया हुआ है। अब चलो बात कर लेते हैं थोड़े से इसके शरीर के बारे में। देखें, मैंने बताया इसका जो शेल होता है, इसका जो कवच है कैसा होता है? बहुत कठोर होता है। और कठोर होने के साथ इसमें क्या उपस्थित होते हैं? छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनमें से जो किरण होती है ना, तो किरण की जैसे इसमें निकलते हैं क्या? जो स्यूडोपोडिया होते हैं, ठीक है, वो इनमें से निकलते हैं। जैसे आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया गया था फिलोपोडिया वगैरह के बारे में, ठीक है, तो वो सब इसमें आप लोग इजीली देख सकते हैं, ठीक है। मैम देखिए तो ये मोर क्यों लिखा हुआ आ रहा है? एडमिट करना है क्या धर्मेंद्र के सामने? हाँ भाई, ठीक है, क्लियर हुआ होगा। ये जो छिद्र है इनमें से किरण के रूप में क्या निकलते हैं? हमेशा स्यूडोपोडिया निकले होते हैं इन्हीं छिद्र में से। हाँ, अब जरा आ जाते हैं इसकी बॉडी के ऊपर। तो इनके जो कोशिका द्रव्य जो होता है, ठीक है, उसको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। फर्स्ट इज झिल्ली मतलब मेम्ब्रेन, एंड सेकंड इज कैप्सूल। कैप्सूल को हिंदी में बोलते हैं संपुट। क्या बोलते हैं? संपुट बोलते हैं। ये संपुट जो होता है क्लास, इसे हम फिर से दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कितने भागों में? दो भागों में से हम विभक्त कर सकते हैं। फर्स्ट इज कॉर्टेक्स एंड सेकंड इज मेड्यूला, ठीक है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला के बारे में। कॉर्टेक्स हमेशा मेड्यूला के ऊपर उपस्थित रहता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं भाई, जूलॉजी के आप स्टूडेंट हैं, तो कॉर्टेक्स जो है मेड्यूला के ऊपर पाया जाएगा। तो इस बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कॉर्टेक्स जो है वो क्या है? एक्टोडर्म। मेड्यूला कहाँ प्रेजेंट होगा? एंडोडर्म, ठीक है। आप एक्टोडर्म कहें चाहे आप इन्हें कहें कैलेमा। वाई गिरा कैलेमा। कॉर्टेक्स को हम और किस नाम से जानते हैं? कॉर्टेक्स को हम जानते हैं कैलेमा के नाम से, ठीक है। क्लियर हो रहा है भाई ये सब चीज? एक बार फिर से स्टडी कर लेते हैं कि रेडियोलेरियन कवच की हम बात कर रहे हैं। रेडियोलेरियन तो आपको पता ही है अब कि रेडियोलेरियन कौन होते हैं? गढ़ रेडियोलेरिया के सदस्य जो होते हैं वो रेडियोलेरियन में आते हैं। अब रेडियोलेरियन का जो एक कवच होता है बहुत हार्ड होता है, इस पर क्या उपस्थित होते हैं? कुछ छिद्र उपस्थित होते हैं, जिनमें से क्या निकले रहते हैं? हमेशा स्यूडोपोडिया मतलब फुटपाद निकले रहते हैं, वो भी किरण के समान। इसमें से कुछ निकलेगा तो किरण के समान ही तो निकलेंगे इसमें से, फिलोपोडिया वगैरह, ठीक है। और इनका जो कवच होता है किसका बना होगा? सिलिका का तो है ही भाई, सिलिका में हम पढ़ रहे हैं, सिलिका बायगम काल में, तो सिलिका का बना होता है और साथ में बना होता है स्ट्रोंशियम सल्फेट का। ये बहुत सुंदर होते हैं और जब इनकी मृत्यु होती है रेडियोलेरियन की, तो ये हमेशा जो समुद्र है या फिर जो महासागर है, ओशियन वगैरह में नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं और सेटल डाउन होने के बाद बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं, ठीक है। बहुत बड़ा एरिया कवर करने के लिए तो जब कवर कर लेते हैं उसे हम एक पर्टिकुलर नाम देते हैं, जो भी वो संरचना बनाते हैं उसमें ओशियन में, उसे हम बोलते हैं ओशियन ऊज, ठीक है। ये ओशियन ऊज के नाम से जानते हैं। साथ में इसका ये जो कोशिका द्रव्य होता है उसमें क्या चीज? झिल्ली और संपुट उपस्थित होता है। संपुट को हमने फिर दो भागों में विभक्त किया, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। कॉर्टेक्स जो है किसके ऊपर उपस्थित होता है? हमेशा मेड्यूला के ऊपर, इसीलिए हम उसको फिर दो भागों में डिवाइड कर दिए, एक्टोडर्म का और उसको एंडोडर्म।
कॉर्टेक्स को हम कैलेमा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है भाई, यहां तक तो? हाँ, चले अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा ओशियन ऊज की। ये ओशियन ऊज जो होते हैं ना, पहली बात तो बहुत सुंदर होने की वजह से इसको आप किसी भी आकृति में ढालकर कोई सुंदर भी शोपीस बनाया जा सकता है। साथ में इसका जो मेन काम होता है वो होता है ये ट्रिपोली पत्थर बनाने के काम आते हैं। क्या बनाने के काम आते हैं? ट्रिपोली पत्थर बनाने के काम आते हैं। और साथ में काम आते हैं ये जो मेटल होते हैं, ठीक है, उनको पॉलिश करने के। ठीक है, मेटल पॉलिश में, ट्रिपोली पत्थर बनाने, और भी इसके बहुत सारे काम होते हैं इस ओशियन ऊज के। ठीक है, और ये ओशियन ऊज कौन बनाता है? रेडियोलेरियन के जो कवच होते हैं वही तो बनाते हैं ओशियन ऊज। ठीक है, तो यहाँ क्लियर हुआ भाई? सेकेंड ईयर मैम जरा वो निकालें प्लीज चैट। हाँ भाई, सेकेंड ईयर क्लियर, गुड। चलिए फिर यहाँ अब आपका कंप्लीट होता है कंकाल। जो इतने टाइम से आप एक टॉपिक स्टडी कर रहे थे स्केलेटन, वो यहाँ आकर अब फिनिश होता है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की। और ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका, ओहो, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तंत्रिका तंत्र के बारे में अब हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं। तो क्लास तंत्रिका तंत्र आप लोग पहले से भी जानते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है और इसका यूज मतलब इसका उपयोग हम किस तरह से करते हैं। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र किस तरह से फैला होता है, किस तरह जाल बनाता है, उसमें किस तरीके से न्यूरॉन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उनमें कितने पार्ट्स वगैरह होते हैं, ये सब चीज अब हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में। ठीक है, तो चले पहले हम बात कर लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र काम कैसे करता है। इसके पार्ट्स वगैरह तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये तो पढ़े नर्वस सिस्टम आखिर होता कैसे है, किस तरह काम करता है। तो चले जरा क्लास ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम बात कर लेते हैं अपने अब तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र को काम करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है किसी उद्दीपन की, मतलब स्टिमुलस की। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि उद्दीपन क्या होता है। तो हमारे शरीर के अंदर या हमारे वातावरण में, हमारे शरीर के बाहर वातावरण में जो भी कुछ घटता है या कोई परिवर्तन होता है, तो वो सब चीज हमारे लिए किसका काम करता है? एक उद्दीपन का काम करेगा। ठीक है, छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अब धीरे धीरे करके मौसम चेंज हो रहा है, ठंड होती जा रही है ना। तो जैसे जैसे मौसम और चेंज होगा तो जाहिर सी बात है वो और उतना ही ठंड होती जाएगी। ठीक है,
तो सपोज कीजिए जनवरी का महीना चल रहा है, आप लोग अपने रूम में बैठे हैं, फिलहाल ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं। अचानक आपका रूम भाई सब तरफ से बंद है, थोड़ा सा वार्म स्टेट में रहेगा। आप अपने रूम से जैसे ही बाहर निकलते हैं तब आपको क्या रियलाइज होता है, थोड़ा सा ठंड है ना। हल्का सा आपको किस चीज का एहसास हुआ, ठंड का एहसास हुआ। तो आपको पता कैसे चला कि ये ठंड है, या जब जून के महीने में आपको गर्मी का एहसास कैसे चल जाता है? कैसे आप लोग अब कोई भी काम करने लगता है कि पंखा चलाना है या हीटर चलाना है या फिर जो भी चीज करते हैं आप अपनी चीज के लिए, तो वो किस तरह से आप डिसाइड करते हैं? बस वही चीज है हमारा उद्दीपन के लिए। ठंड बढ़ी, हमें उद्दीपन मिल गया कि हाँ भाई थोड़ा मौसम में चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो हमारे एनवायरमेंट में जो परिवर्तन हुआ उसने हमारे लिए किसका काम किया, एक उद्दीपन का काम किया। ठीक है, उद्दीपन हमें मिला बाहरी वातावरण से। अब जो हमारे ग्राहक अंग होंगे, ग्राहक अंग मतलब हमारे जो रिसेप्टर ऑर्गन होंगे, ठीक है, वो उस उद्दीपन में जो संदेश है, संदेश मतलब कि भाई ठंडा मौसम हो रहा है, गर्म है या बारिश, जो भी कुछ है, आपको जो भी कुछ एहसास होता है, ठीक है, वो किसी अपने ग्राहक अंग के द्वारा, ठीक है, उसको कौन लेगा, उसमें जो भी भाई मैसेज है, मैसेज, इसका जो भी मैसेज है, लड़ाई, फियर वियर जो भी कुछ आता है, वो सब इसमें जाएगा। ग्राहक अंग ने इसको मैसेज को अब ले लिया। ठीक है, अब ये ग्राहक अंग अपने अभिवाही अंग के द्वारा, मतलब इफेक्टर ऑर्गन के द्वारा, ठीक है, ओहो, अपने अभिवाही मार्ग, ठीक है, यहाँ पे अभिवाही मार्ग के द्वारा कहाँ लेके जाएगा, समन्वय केंद्र तक। ठीक है, समन्वय केंद्र, समन्वय केंद्र को मतलब एक ऐसी जगह जहां पर ये चीज डिसाइड होगी कि अब हमें इस उद्दीपन के प्रति क्या करना है। इसीलिए समन्वय केंद्र को हम बोलते हैं जनरली CNS, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, हमारे ब्रेन, मेनली ब्रेन नर्व्स वगैरह किसमें जाती है, हमारी CNS में। तो अब ये सब चीजें कहाँ लेकर आएगी उस उद्दीपन के मैसेज को, CNS में, या मैं ये कहूँ कि हमारे ब्रेन तक उसने ये चीज पहुंचा दी है। अब हमारा ब्रेन ये डिसाइड करेगा कि इस उद्दीपन के प्रति हमें किस प्रकार की प्रतिक्रिया प्रदर्शित करनी है। ठीक है, इसने डिसाइड कर लिया कि वाकई में ठंड है, ठीक है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ ना कुछ चीज या तो शॉल वगैरह से अपनी बॉडी को थोड़ा सा कवर करना चाहिए। तो अब इसने डिसाइड किया, डिसाइड तो इसने कर लिया, मगर ये आप तक कैसे पहुंचाएगा, आप तक पहुंचाने के लिए क्या काम करेगा, ये अपने अभिवाही मार्ग के द्वारा जो आपके प्रभावी अंग होंगे, प्रभावी अंग में जनरली जो आती हैं वो आती है ग्लैंड्स या फिर मसल्स। ठीक है, ये अपने प्रवाही अंग के द्वारा ये किसी प्रतिक्रिया शो करती है। ठीक है, एक बार इसको दोबारा रिपीट करते हैं। देखें, आप उद्दीपन क्या होता है, उद्दीपन होता है क्लास जो भी हमारे शरीर के बाहर या अंदर जो भी परिवर्तन होते हैं वो हमारे लिए उद्दीपन का काम करते हैं। ठीक है, इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। ये कोई दो इंसान है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इन दोनों में हो गई लड़ाई। तो इस फर्स्ट इंसान ने क्या किया, दूसरे वाले को चाटा लगा दिया। दिख रहा है आप लोगों को, फर्स्ट और सेकंड दिख रहा है, हाँ भाई, ठीक है, फर्स्ट वाले ने सेकंड वाले को चाटा लगा दिया। अब सेकंड वाले को लग तो गया भाई थप्पड़। अब क्या होगा, उस थप्पड़ ने, वो जो थप्पड़ है उसने उस सेकंड के लिए किसका काम किया है, एक उद्दीपन का काम किया है, एक स्टिमुलस का काम किया है। ठीक है, तो अब उस थप्पड़ में जो भी चीज थी, ठीक है, उसको उसके ग्राहक अंग जो उसकी नर्व्स वगैरह होंगी, ठीक है, वो उसे ग्राहक अंग जो है वो कहाँ तक लेके जाएंगे, उसको CNS तक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। किसके द्वारा लेके जाते हैं, अभिवाही मार्ग के द्वारा। अच्छा क्लास, पहले तो मुझे ये बताएं इसके इंग्लिश टर्म लिखूं क्या, एफरेंट पाथवे एंड इफरेंट पाथवे, ये लिखना है। मैं तो हिंदी मीडियम की वजह से हिंदी में लिखे सारे। बताएं जरा जल्दी। ठीक है,
तो अब क्या करेगा, सीएनएस तक लेकर आएंगे। अब ये सीएनएस क्या काम करता है, ये सीएनएस ने डिसाइड किया यस मुझे इस इंसान को कुछ ना कुछ तो रिप्लाई देना है इस थप्पड़ के लिए। तो इसने जो भी डिसाइड किया इसके ब्रेन ने, सीएनएस ने, वो उसने अफवाही मार्ग से इसके जो मसल्स या ग्लैंड्स होंगी, ठीक है, वहां तक उसने जो भी अपना मैसेज पहुंचाया। सपोज करो उसने कहा कि यस तू भी इसको एक चाटा रसीद दे, ठीक है, तो उसने भी, ब्रेन ने डिसाइड किया है ये चीज, तो वो जब प्रतिक्रिया दिखाएगा ये इंसान, ठीक है, ये जो सेकंड पर्सन जो है, ये जो प्रतिक्रिया दिखाएगा, वो प्रतिक्रिया किसने डिसाइड की थी, सीएनएस ने, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम जो है, तंत्रिका तंत्र इस तरह से काम करता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र को काम करने के लिए उद्दीपन की आवश्यकता होती है, और ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, किसी उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। क्लियर हुआ भाई? किसी को परेशानी है यहाँ तक तो आप पूछें, वरना मैं एक बार इसके इंग्लिश टर्म और बता देती हूँ। जैसे आप लोग देख रहे हैं उद्दीपन, उद्दीपन तो इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलस। नेक्स्ट इज ग्राहक अंग, ग्राहक अंग को बोला जाता है रिसेप्टर ऑर्गन, ठीक है। नेक्स्ट इज अभिवाही मार्ग, अभिवाही मार्ग को बोलते हैं एफरेंट, एफरेंट पाथवे, ये है एफरेंट पाथवे एंड दिस इज द इफरेंट पाथवे, एफरेंट एंड इफरेंट, ठीक है। समन्वय तो है ही आपका सीएनएस, साथ में प्रभावी ऑर्गन मतलब आपका जो इफेक्टर ऑर्गन है दैट इज, एंड लास्ट इज रिस्पॉन्स, ठीक है। तो क्लास आज से आपका नर्वस सिस्टम का स्टार्ट होता है टॉपिक। चलिए फिर बाकी क्लास हम कल करते हैं।